हाँ, कल बताइए कहाँ तक थे हम लोग, मतलब थ्योरी में कहाँ तक थे? पैरेललोग्राम, समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम थे, ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम हो गए, फिर रोम्बस भी बता दिया गया था, सम चतुर्भुज हो गए थे, सम चतुर्भुज भी हो गए थे, तब तो कोई चतुर्भुज बचा भी नहीं, समलंब हो ही गए, सब हो ही गए था, समानांतर हो गए, ट्रेपेजियम हुआ। ठीक, बोलिएगा अगर नहीं हुआ है तो बताइए। तो आप ही ना बोले कि हम पूछे भी कि सम चतुर्भुज हुआ है, तो कहे हो गए, नहीं हुए। ठीक, बोलिए तो देखा जाए, ध्यान दीजिए। आइए सम चतुर्भुज पर थोड़ा सा ध्यान लेते हैं, थोड़ा सा सर्किल है, उसके बाद टाइप देखेंगे हम लोग। देखिए ध्यान दीजिए, एक और चतुर्भुज होता है जिसको कहेंगे, जिसमें चारों भुजा बराबर हो, उसको वर्ग कहते थे। यहाँ भी कहा जाए कि चारों भुजा बराबर होगा, अंतर सिर्फ होंगे कि वर्ग में जो है प्रत्येक शीर्ष को 90 डिग्री का होता था, यहाँ पर शीर्ष को 90 डिग्री का नहीं होगा। लेकिन हाँ, यहाँ कह सकते हैं कि दो लगातार कोणों का योग जो होगा वो 180, वो कहीं भी लागू हो सकता है, जबकि दोनों सिर्फ आमने सामने का समानांतर होनी चाहिए। यहाँ भी क्वेश्चन में अगर इसमें कहा जाए तो ये डुप्लीकेट एक तरह से वर्ग का हो सकता है, जिसमें यहाँ भी चारों भुजा बराबर होंगे, जबकि ध्यान रहे विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, लेकिन क्वालिटी यहाँ भी है वर्ग की तरह कि जब एक दूसरे को कटेंगे तो ये 90 डिग्री का कोण बनाते हुए कटेंगे। और जहां जहां 90 बनाता है वहां पर समझिए कि क्वेश्चन में फार्मूला और भी अलग अलग तरीका का निकाला जा सकता है, क्योंकि पाइथागोरस है, ट्रिपलेट है आपके पास। यहाँ भी कहा जाए तो इसके त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहला तो अगर परिमाप की बात किया जाए तो परिमाप बराबर होंगे चारों भुजाओं का योग यानी 4a, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, कहीं कहीं आप देखते हैं तो क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ गुने विकर्णों का गुणनफल यानी d1 गुना d2। यहाँ से पहले से भी जैसे आपको बता रहे थे कि अगर एक डायगोनल को अगर आप मिलाते हैं तो त्रिभुज में बढ़ जाएंगे, तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ भी दीजिएगा, तब भी यही आपका क्षेत्रफल आएगा। जबकि ध्यान रखिए कि सभी वर्ग जो है वो आयत होते हैं। कुछ कुछ ऐसे पॉइंट है जो आपको टाइप के माध्यम से बताया जाएगा। जैसे कहने का मतलब है कि सभी वर्ग आयत होते हैं, सुनने के लिए आया होगा, लेकिन सभी आयत कभी वर्ग नहीं होते। इसका मतलब ये हुआ कि वर्ग में हम आयत का फार्मूला ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन आयत में हम वर्ग का फार्मूला ऑपरेट नहीं करेंगे। अब जरा सोचिए कि वर्ग का डुप्लीकेट कौन हो गया, तो ये सम चतुर्भुज, जबकि आयत का कॉपी डुप्लीकेट कौन है, तो ये समानांतर चतुर्भुज। इस आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि जितने भी सम चतुर्भुज है, अर्थात जितने भी रोम्बस है, वो सभी जो है एक समानांतर चतुर्भुज हो सकता है, अर्थात पैरेललोग्राम। इसका मतलब यह हुआ कि हम रोम्बस में जाकर करके पैरेललोग्राम का हम थ्योरी लगा सकते हैं। अर्थात यहाँ पर अगर पैरेललोग्राम में देखे थे कि क्षेत्रफल बराबर होता था बेस इंटू हाइट, तो यहाँ भी अगर आप बेस इंटू हाइट कीजिएगा तब भी कोई समस्या नहीं है। सवाल ये होता है कि सर इसमें बेस क्या आएंगे, तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह का पूछा गया है कि एक सम चतुर्भुज है जिसका भुजा दिया हुआ रहता है और इसके बाद कहते हैं कि इसका ऊंचाई h है, तो इस हालात पर हम क्षेत्रफल बराबर आधार गुने ऊंचाई भी कहेंगे तो कोई समस्या नहीं है। कभी कभी इसमें देखा जाएगा कि भुजा आपको दिल रहेंगे और एक तो विकर्ण दिल रहेगा और दूसरा विकर्ण आपको निकालना रहेगा। ये आप भी यहाँ से कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ तक का मान जो है, अगर हम ये पूरा इसको 2x मान ले, ये पूरा को अगर हम 2y मान ले, तो विकर्ण जो है आधा आधा भाग में बटेगा, तो ये y होगा तो ये y, ये x होगा तो ये x होगा, जिससे ये देखिए एक पाइथागोरस तैयार हो जाता है। और यहाँ से एक थ्योरी ये भी आपको मिल जाएगा कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर क्या होंगे a स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि आधा विकर्ण का वर्गों का योग जो है ये वर्ग के भुजा के वर्ग के बराबर हो रहा है। तो इसमें देखिएगा कि कभी कभी सेट मारिएगा तो क्वेश्चन मिलेंगे कि एक समचतुर्भुज है, उसका भुजा का लंबाई दे चुका और एक विकर्ण की लंबाई दे देगा और उसके बाद कहेगा क्षेत्रफल निकालिए। जबकि क्षेत्रफल निकालने के लिए या तो दोनों डायगोनल चाहिए या तो बेस और हाइट चाहिए। तो आपके पास एक डायगोनल है, दूसरा डायगोनल नहीं है, तो इस फार्मूला के सहायता से आप दूसरा डायगोनल निकाल सकते हैं। जबकि अगर ये याद भी नहीं रहेगा तो ट्रिपलेट जो है 5-6 को याद रखें, जैसे 3 4 5 हुए, 5 12 13 हुआ, 1 1 √2 हुआ, ये सब ट्रिपलेट याद रखने से ये फार्मूला का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो एक है ये समचतुर्भुज है। अगला थोड़ा सा सर्किल देखा जाए, इसको नोट करना है, चलिए जल्दी से नोट कीजिएगा। ट्रेपेजियम कल पूरा बता दिए थे। हो गया।
मिटा दिया जाए। एक चीज और बच गया बाबू, एक होता है बहुभुज, पॉलीगॉन। इसमें देखिएगा कभी कभी क्वेश्चन पूछता है सम षष्ठभुज का क्षेत्रफल, सम पंचभुज का क्षेत्रफल, तो ये आता है बहुभुज से, पॉलीगॉन से। बहुभुज का मतलब हुआ बहुत सारे भुजाओं से मिलने से जो आकृति बनेंगी उसे बहुभुज कहेंगे। अगर 3 भुजा है तो उसको त्रिभुज कह दिए, 4 भुजा है तो चतुर्भुज कह दिए, 5 भुजा है तो पंचभुज हो जाएगा, 6 भुजा है षष्ठभुज आ जाएगा। तो षष्ठभुज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी पेंटागन से भी पूछेगा, लेकिन गौर कीजिएगा वहां पर जो क्वेश्चन रहेगा तो उसमें नियमित जरूर जुड़ा रहता है। जैसे यहाँ पर एक बहुभुज और एक नियमित बहुभुज, दोनों में अंतर है, यानी एक बहुभुज बोलेगा और एक बोलेगा नियमित बहुभुज, यानी एक पॉलीगॉन एक रेगुलर पॉलीगॉन। थ्योरी जब भी चालू होगा या क्वेश्चन जब भी अगर आएंगे तो वो रेगुलर पॉलीगॉन पर होता है, दोनों में थोड़ा सा का अंतर होता है। अगर आप सिर्फ बहुभुज कहते हैं इसका मतलब हुआ बहुत सारे भुजाओं को मिलाने से जो आकृति बनेगा उसे बहुभुज कहेंगे, जबकि इसमें एक विशिष्ट बिंदु होता है, यानी ये बहुभुज का प्रकार हो गया। एक विशिष्ट बिंदु जरूर होगा, लेकिन कहता है कि यहाँ पर भुजा की लंबाई गारंटी नहीं है कि प्रत्येक जो है वो बराबर होनी चाहिए, इसको बहुभुज कह दिया। लेकिन अगर इसी में नियमित बहुभुज लग जाएगा, नियमित बहुभुज यानी रेगुलर पॉलीगॉन, तो यहाँ कहता है कि बहुत सारे भुजाओं की संख्या जरूर होंगे, लेकिन इन भुजाओं की संख्याओं में सभी भुजा की लंबाई जो होंगे वो बराबर होंगे। अगर ये भुजा ए है तो ये भी ए होंगे, ये भी ए होंगे, ये भी ए होंगे, ये भी ए होंगे। दूसरा पॉइंट कहता है कि इसमें एक विशिष्ट बिंदु जो होता है, अगर हम उसको ओ से डिनोट करें तो कहा कि इससे विशिष्ट बिंदु से सभी शीर्षों की दूरी आपस में बराबर होते हैं। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि अगर इसको बी बोलिएगा तो ये बी, ये बी, ये बी, ये भी सभी बनेंगे। अब नोटिस कीजिए कि बहुभुज में इसमें एक कड़ी आपको ये पलेगा कि जितने भी आप बहुभुज बना लीजिए, बहुभुज को अगर आप विशिष्ट बिंदु से मिलाइएगा तो ये त्रिभुज बनेगा। और नोटिस किया जाए कि अगर ये 5 भुजा से बना है तो ट्रायंगल भी कैगो बनेगा, 5 गो। अगर 6 भुजा से बना है तो ट्रायंगल भी 6 गो बनेगा। तो क्वेश्चन इस पर पूछेगा, इससे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। इस पर कहेगा तो थ्योरी तैयार होता है। अब यहाँ पर और नोटिस कीजिए कि जितना भी ट्रायंगल होगा, ये देखिए तो 2 भुजा जिसमें बराबर होता है उसको कौन सा त्रिभुज कहेंगे, आइसोसेलेस समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। यानी यहाँ पर जितने भी बहुभुज में जितने भी ट्रायंगल बनेंगे वो आइसोसेलेस बनेंगे। लेकिन हाँ, एक स्पेशल अगर हम हेक्सागोन में आएंगे तो वो अगर आइसोसेलेस ना बन करके वहां पर इक्विलैटरल बन जाता है। लेकिन बाकी जितना भी आप देख लीजिए, हेक्सागोन को छोड़ करके पेंटागोन में जाइए, ऑक्टागोन में मतलब पंचभुज में जाइए, अष्टभुज में जाइए, सब में आपका ट्रायंगल जो बनेगा ये एक तरह से आइसोसेलेस। तो इसमें इजी वे में आप ये कहिए कि परिमाप आपसे पूछे तो सभी भुजाओं का योग होगा। अगर 5 भुजा है तो 5a हो जाएंगे। और अगर हम क्षेत्रफल पूछेंगे तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर करके इसमें जितने त्रिभुज बनेंगे और सभी त्रिभुज एक ही जैसा होगा तो उसको गुना कर देंगे। फिलहाल अगर ये पंचभुज है तो कितना से गुना होगा, 5 से। अब इसी में सेपरेट अगर कहा जाए कि अगर इसको हेक्सागोन में थ्योरी क्वेश्चन ज्यादा हेक्सागोन से पूछे जाते हैं। ये देखिए हेक्सागोन का मतलब, रेगुलर हेक्सागोन का मतलब हुआ कि सभी भुजा बराबर होगा और भुजाओं की संख्या इसमें 6 होंगे। यहाँ पर अगर इसको ए मानते हैं, ये भी ए मानते हैं, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, इसका विशिष्ट बिंदु से शीर्षों की दूरी अगर आप बराबर करने की कोशिश कीजिएगा तो ये देखिए पूरा अगर हम ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल सभी बराबर होंगे और टोटल ये 6 भागों में टूटा होगा तो 360/6 करेंगे तो 60 होगा। यानी ये प्रत्येक शीर्ष कोण 60 डिग्री है। जबकि ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा तो कह सकते हैं कि ये कोण भी बराबर होंगे, जिससे ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। जबकि कौन ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें प्रत्येक शीर्ष कोण 60 डिग्री का होगा, तो समबाहु होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। इसलिए स्पेशल इसमें इक्विलैटरल बनेगा, बाकी जितना भी होगा उसमें आइसोसेलेस बनेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ से फार्मूला तैयार यहाँ भी होगा। परिमाप कहा जाएगा तो 6 गुने भुजा, 6 गुने ए। अगर क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया, किताबी फार्मूला देखिएगा लिखा रहेगा √3/4 भुजा स्क्वायर। ऐसा ऐसा कई गो है 6, इसी को आप देखिएगा किताब में लिखा है 6 × √3/4 × भुजा स्क्वायर। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए, उसके बाद ही सर्किल चालू करते हैं। पॉलीगॉन एक हुआ रेगुलर पॉलीगॉन यानी बहुभुज, एक होते हैं नियमित बहुभुज। नियमित लगने से भुजाओं की संख्या बराबर हो जाएगी। लगाइए, ये आ जाएगा ना कि मिट जाएगा? अभी तो नाम लिखे थे। हाँ वही। चलिए नोट कीजिए।
सुनिए ना, टिकारी का इलाज हो गया नोट। मिटा दिया जाए। देखा जाए यही सब क्वेश्चन है ना। आइए थोड़ा सा सर्किल देखिए। लास्ट है प्लेन सरफेस का एरिया का पॉइंट ब्रीथ। देखिए ब्रीथ में अगर कहा जाए तो सबसे पहले ब्रीथ में ये देखना पड़ेगा कि ब्रीथ में त्रिज्या कहाँ रहेंगे, सेंटर कहाँ होते हैं, परिधि क्या होता है, चाप की लंबाई किसको कहेंगे, त्रिज्या खंड है, एक आपका मतलब वृत्ताखंड है, ये सब कहाँ कहाँ बनेंगे। सबसे पहले अगर हम सर्किल की बात करें, परिभाषा तो कोई जरूरत नहीं है, परिभाषा आप मैनेजेबल भी बना सकते हैं। ये देखिए इसको हम लोग किरण कहते हैं, यानी जिसका एक सिरा बढ़ाया जाए दूसरा सिरा नहीं बढ़ाया जाए। इसको इनिशियल पॉइंट कहेंगे, अंत बिंदु। ये बाहरी बूंदी एक तरह से बढ़ा हुआ सिरा बोल सकते हैं। इसमें कहता है कि किसी भी इनिशियल पॉइंट को इसके चारों ओर अगर एक चक्कर दीजिएगा तो एक बंद आकृति का निर्माण होता है। यानी इसका परिभाषा छोटा मोटा परिभाषा ऐसा बोल सकते हैं कि किसी भी किरण का आदि बिंदु को स्थिर रख के इसके चारों ओर अगर एक पूर्ण चक्कर दिया जाए तो एक बंद आकृति का निर्माण होता है। इस आकृति को वृत्त कहते हैं। जबकि कुछ ज्यामिति का कुछ अलग भी परिभाषा हो सकते हैं। मेन आपको फिगर को समझना है। आइए ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर एक वृत्त बनाया जाए तो इसमें सबसे पहले यहाँ भी एक विशिष्ट बिंदु होता है जिसको केंद्र यानी सेंटर कहेंगे। ये आप जो देख रहे हैं ये बाउंड्री जो हो गया ये एक तरह से सरकमफ्रेंस हो गया, यानी इसको हम परिधि कहेंगे। जबकि सेंटर से अगर परिधि पर अगर हम एक लाइन करते हैं, यानी एक सिरा परिधि पर हो और दूसरा सिरा अगर इसका सेंटर पर हो तो ये त्रिज्या कहलाएगी। त्रिज्या ढेर सारे हो सकते हैं, कहीं से भी मिलाइएगा तो त्रिज्या ही होंगे। लेकिन अगर एक ऐसा लाइन जो हो जो सेंटर से होकर के गुजरता है तो इस लाइन को हम लोग एक डायमीटर भी कहेंगे। अर्थात डायमीटर में कितने त्रिज्या होते हैं, 2 त्रिज्या, इसलिए डी बराबर जो होगा वो 2r के बराबर होंगे। एक परिधि अगर कहा जाए सरकमफ्रेंस तो ये 2 पाई r के बराबर होंगे। क्षेत्रफल एरिया कहा जाए तो ये पाई r स्क्वायर के बराबर, पाई r स्क्वायर। इसके बाद अगर इसमें कहा जाए तो कुछ इसमें होते हैं त्रिज्या खंड, चाप की लंबाई या वृत्ताखंड। क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा ज्यादा। ये एक बेसिक हुआ कि क्षेत्रफल बराबर, इसको हम बाउंड्री की लंबाई को सरकमफ्रेंस कहेंगे। 2 त्रिज्या मिलाकर के एक व्यास होगा। सी का मतलब सरकमफ्रेंस जो 2 पाई r परिधि के रूप में, क्षेत्रफल कहा जाए तो पाई r स्क्वायर होंगे। अब इसमें कुछ पॉइंट है, जैसे कहने का मतलब अगर कहा जाए लेंथ ऑफ अर्थ, अर्थात हिंदी में कहेंगे चाप की लंबाई निकालना, तो सबसे पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा चाप की लंबाई कहेंगे किसको। कहता है कि यदि किसी भी वृत्त के परिधि पर 2 बिंदुओं की जो बीच की दूरी होता है उसी को चाप की लंबाई कहेंगे। अगर परिधि पर कम से कम 2 बिंदु दीजिएगा और इसका जो बीच का जो गैपिंग देख रहे हैं इसी को चाप की लंबाई कहा जाएगा। जैसे ही अगर ये सेंटर से इसको मिलाइएगा तो यहाँ पर एक एंगल का झुकाव होगा, एंगल बनेंगे। अगर आप यहाँ पर कहा जाए तो इस ए बी चाप की लंबाई L बराबर फार्मूला होता है थीटा बटा 180 गुने पाई आर। कहीं 360 देखिएगा तो ऊपर 2 पाई आर आपको मिलेगा, यानी चाप की लंबाई का ये फार्मूला हो गया। जबकि ध्यान रखिए परिभाषा है चाप की लंबाई का कि परिधि पर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को चाप की लंबाई। तो नोटिस कीजिए कोई आदमी अगर इसी बिंदु को पहला बिंदु कर दे और ये घूमते घूमते इसी को दूसरा बिंदु मान ले तो ये भी एक चाप की लंबाई हो सकता है। इससे साबित होता है कि सबसे बड़ा चाप किसको कहेंगे, परिधि को कहेंगे, जबकि ये सब छोटा मोटा चाप है। अब देखिए इसी में आगे कहा जाए तो एक होता है जीवा, गॉड। देखिए जीवा का मतलब होता है कि यदि किसी भी अगर हम वृत्त में अगर हम एक लाइन गुजारे और इसका दोनों सिरा में से एक सिरा, दोनों सिरा जो होगा वो वृत्त की परिधि पर हो, एक सिरा इधर परिधि पर, एक सिरा इधर परिधि पर, इसको कॉर्ड कहा जाएगा, जीवा कहा जाएगा।
यानी अगर हम ए बी जीवा कह सकते हैं यहाँ पर, जबकि कहीं से भी खींचिएगा तो ये कॉर्ड हो सकता है। लेकिन एक इसमें खासियत ये हो सकता है कि ये लाइन अगर ये सेंटर से होकर के गुजर जाएगा तो ये भी एक जीवा कहलाएगा। इससे साबित होता है कि सबसे बड़ा जीवा कहाँ पर बनेगा, कॉर्ड कहाँ पर बनेगा, तो व्यास पर। फिर कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बड़ा जीवा कहाँ रहेंगे, तो व्यास को ही सबसे बड़ा जीवा कहेंगे। अब इसके अंतर्गत क्या होता है, एक त्रिज्या खंड निकलता है जिसको कहते हैं सेक्टर। त्रिज्या खंड एक होता है, वृत्ताखंड एक होता है, त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड ये भी एक वृत्त का टुकड़ा है, और जबकि टुकड़ा त्रिज्या खंड का मतलब हुआ त्रिज्या द्वारा बनाए गए वृत्त का टुकड़ा। यहाँ पर अगर इसका फिगर कहा जाए तो आप एक बिंदु अगर हम ओ लेते हैं, यहाँ से एक मिलाते हैं, यहाँ से एक मिलाते हैं, तो ये एक त्रिज्या हो गया, ये भी एक त्रिज्या हो गया, और ये जो पूरा पोर्शन देख रहे हैं इसको कहा दिया जाए त्रिज्याओं से घिरे हुए भाग, इसको त्रिज्या खंड कहा दिया। जबकि ध्यान रखिए चाप की लंबाई, त्रिज्या खंड, ये सब ऐसा चीज है कि एक गो बनाइएगा तो दो गो बन जाता है, यानी एक छोटा बनेगा एक बड़ा, यानी एक माइनर बनेगा एक मेजर बनेगा। जैसे यहाँ देखिए एक चाप की लंबाई ये है, अगर आप बिंदु पहला ये माने, दूसरा बिंदु ये माने, तो आप ए भी चाप कहिएगा। अगला कहेगा कि नहीं हम पहला बिंदु बी को मानेंगे और दूसरा बिंदु ए को मानेंगे, तो अगर ए भी चाप है तो बी ए भी तो एक चाप हो सकता है, यानी एक माइनर बनेगा तो एक क्या बनेगा, मेजर। जबकि माइनर चाप की लंबाई कहा जाए या मेजर चाप की लंबाई कहा जाए, फार्मूला नहीं बदलता है, चाप की लंबाई बराबर फार्मूला ये होगी। उसी तरह से त्रिज्या खंड का अगर क्षेत्रफल निकालिएगा तो कहा त्रिज्याओं से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो देखिए ये भी एक त्रिज्या खंड है, दो त्रिज्या और इसमें एक चाप से भाग है। तो कल के डेट में कहे कि सर ये त्रिज्या ये भी तो एक चाप हो सकता है, यानी ये भी एक त्रिज्या खंड है और ये भी त्रिज्या खंड है। कोई भी त्रिज्या खंड अगर आप मिलाते हैं, जिस तरह से यहाँ कोण एंगल बना तो यहाँ भी एंगल बनेगा ही बनेगा। इसमें अगर आप क्षेत्रफल निकालिएगा, इसका फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर के बराबर। जबकि ध्यान रखिए थोड़ा सा तेजी अगर इसमें स्पेशली पॉइंट कहा जाए, ज्यामिति से आप इसको प्रूव कीजिएगा तो पॉइंट इसमें ही लगता है कि या तो चाप द्वारा है, दोनों का थ्योरी एक ही होगा। यहाँ पर अगर आप ये थ्योरी प्रूव कीजिएगा तो ज्यामिति में आपको शो किया गया है कि चापों की लंबाई का अनुपात उनके द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोनों के अनुपात के बराबर होगी। चाप की जो लंबाई का जो रेशियो होगा उन चाप द्वारा जो सेंटर पर जो एंगल बनेगा उसके अनुपात के बराबर होते हैं। जैसे अगर एक चाप, हमें एग्जांपल से ये सब आपको फायदा करेगा, जब डिजिट रहेगा कुछ लोग फार्मूला से बनाएंगे और कुछ लोग ये सब पॉइंट रहेगा तो समय बचेगा आपका। देखिए इससे पॉइंट से आप फार्मूला प्रूव भी कर सकते हैं। अगर एक चाप एल है, अच्छा सबसे बड़ा चाप इसमें क्या हो सकता है, परिधि। जबकि एल चाप का केंद्र पर कोण कितना बना है, थीटा। अच्छा परिधि का पूरा कोण कितना बनता है, 360। यही देखिए कट जाता है 180 और ये सेट यहाँ पे यहाँ बढ़ जाता है, जिससे एल बराबर थीटा बटा 180 गुने पाई आर के बराबर ये प्रूफ हो जाएगा। इसका फायदा कब उठाइए, जब कुछ क्वेश्चन रेशियो में पूछेगा। जैसे मान लिया जाए कि लिख देगा कि एक वृत्त है, इसका त्रिज्या जो है 14.5 दे देगा, एक चाप यहाँ बन रहा है और दूसरा चाप यहाँ बन रहा है, और इसका कोण 45 है, इसका कोण 60 है। आपसे पूछेगा कि बताइए ए बी चाप और सी डी चाप की लंबाई का अनुपात क्या होगा। तो जब अनुपात पूछेगा तो काहे लगे हम लंबाई निकालेंगे, हम सिर्फ एंगल से ही काम चला ले। तो एंगल का अनुपात देखिए 60 है, ये कितना है 45, तो ये 15 चौ 60, 15 दिया 45, यानी कह सकते हैं कि दोनों चाप की लंबाई का अनुपात ये 4:3 के रूप में होंगे। एक वृत्ताखंड है, यहाँ पर बता दीजिए है, जगह है? लिख 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 लिखो। त्रिज्या खंड को बोले थे सेक्टर, बोल दीजिए, हम बोल देंगे सेक्टर। लेंथ ऑफ आर्क, कॉर्ड, बोलिएगा बोल दिया जाएगा। लाइए, लोड करने में टाइम लगेगा इन लोग। कभी कभी दे देता है। और है लगा कितना दे दो,
हो गया। मिटा दे। कर लिया नोट। एक होता है इसी में सेगमेंट, वृत्ताखंड। ध्यान दीजिए, देखिए वृत्ताखंड, वृत्ताखंड का मतलब वृत्त का टुकड़ा, जबकि त्रिज्या खंड से भी वृत्त का टुकड़ा ही हुआ, लेकिन ये टुकड़ा हुआ था त्रिज्या एक चाप के द्वारा। एक वृत्त का टुकड़ा इस तरह से भी हो सकता है कि अगर एक सर्किल है, ये सेंटर है, यहाँ से कॉर्ड को गुजार दिया जाए, इसलिए कॉर्ड को समझाया गया आपको। एक कॉर्ड को गुजारा जाए, एक एबी को गुजारा जाए, जीवा। जैसे ही जीवा को गुजारते हैं तो देखिए वृत्त का दो टुकड़ा हुआ, बराबर तो नहीं लेकिन दो टुकड़ा हुआ, एक टुकड़ा ये है, एक टुकड़ा ये। लेंथ ऑफ आर्क, सेक्टर, सेगमेंट, ये तीनों डबल डबल रोल होगा। एक माइनर बनेगा, एक छोटा बनेगा, एक बड़ा बनेगा। ये देखिए ये भी वृत्त का टुकड़ा है, इसको भी वृत्ताखंड कहेंगे। ये भी एक वृत्त का टुकड़ा है, इसको भी वृत्ताखंड कहेंगे। एक को लघु कहेंगे, एक को दीर्घ कहेंगे, जबकि फार्मूला दोनों के लिए एक ही रहेंगे। अब इसको भी देखिए, अगर आप फिगर को मिलाते हैं, ये सेंटर, यहाँ से इसको मिलाइए, यहाँ से इसको मिलाइए, तो रेडियस होगा, रेडियस होगा, फिर ये एंगल यहाँ पर क्रिएट होगा। अब ये पोर्शन का एरिया निकालने के लिए इसको पढ़ेंगे कैसे, ए भी नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे ए, यहाँ पर एक बिंदु दे दिया जाए जिसको सी पढ़ेंगे। इसको पढ़ने का तरीका होता है ए सी बी ए, ये पूरा कवर करना पड़ेगा, ए बी सी, क्योंकि ए बी सी पढ़िएगा तो अगला कोई चाप पड़ जाएगा। ए सी बी चाप है, ए सी बी ए, ये हुआ वृत्ताखंड। ये वृत्ताखंड का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो जरा सोचिए, यहाँ से यहाँ तक जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, सेक्टर, और यहाँ तक क्या बन रहा है, ट्रायंगल। तो अगर हम सेक्टर का एरिया में से ट्रायंगल का एरिया क्या कर दे, घटा दे, तो निकल जाएगा ये वाला लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यानी इसका एरिया अगर निकालना है तो सेक्टर का एरिया थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर में से ट्रायंगल का एरिया, दो भुजा उनके बीच का कोण रहेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल सकता है। यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे हाफ गुने दो भुजाओं का गुणनफल आर गुने आर इंटू बीच का कोण का साइन थीटा के बराबर होते हैं। ये देखिए इसका ये फार्मूला तैयार होता है। जबकि कोई जरूरी नहीं है कि यही फार्मूला लगाइए। अगर यहाँ पर आप दे दिया 90 डिग्री, ये 7 दे दिया, ये 8 दे दिया, तो फिर तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई भी लगा सकते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन में अगर एंगल कुछ अलग अलग देता है तो उसका फायदा उठाइए। 60 हो गया तो फिर आधार गुने ऊंचाई काम नहीं करेगा, इसलिए ये सब में काम करेंगे। एंगल जो रहेंगे उसको साइन के रूप में कन्वर्ट कीजिए। हो गए। आइए जरा टाइप को जरा देखते हैं, कुछ टाइप से भी आपका थ्योरी जो होगा वो मिलेगा, हो सकता है कुछ बचे हुए रहे, देखा जाए। देखिए इसमें कहा गया कि दो त्रिभुजों के आधार का जो अनुपात है वो x अनुपात पाई है, उनके क्षेत्रफल में अनुपात जो है a अनुपात b, तो उनके ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। देखिए बताया गया था कि अगर दो त्रिभुज है और यहाँ पर कहा जाए इनके क्षेत्रफल का अनुपात a अनुपात b है। याद कीजिए, अगर क्षेत्रफल की त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, यानी अगर हम ये दो को इधर लेके आते हैं तो क्षेत्रफल को 2 से गुना किया जाएगा तो आधार ऊंचाई का मल्टीपल होगा।
तो ये दोनों का क्षेत्रफल दे ले, यहाँ भी 2 से गुना किया जाए यहाँ भी, जबकि सर कोई जरूरत नहीं है, रेशियो में ये भी खत्म हो जाएगा। लेकिन रियलिटी देखा जाए तो क्षेत्रफल में 2 से गुना किए तो यहाँ पर क्या निकल गया, आधार ऊंचाई का गुणनफल, यहाँ भी आधार ऊंचाई का गुणनफल। और जरा सोचिए आधार का अनुपात दिया हुआ है 1:22, तो इसका आधार से भागा देंगे, इसका आधार से भागा देंगे, तो ये क्या निकल जाएगा, ऊंचाई का अनुपात। बाकी ये फॉल्स है, इससे कुछ लेना देना भी नहीं है। यानी या तो आप a/x अनुपात b/y या इसी को a/ अनुपात bx के बराबर, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए। नहीं है कोई ए, हाँ ये सी, ऑप्शन नंबर सी, ए और सी दोनों, ये भी हो गया आपका, हाँ दोनों है जी आंसर। एग्जाम में एक ही रहेंगे, तो ऐसा हो सकता है ऑप्शन ऑल ए एंड सी बोथ एक ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल आंसर यही मारिए, यही है, दोनों में से कोई मार सकते हैं, ए या सी। आगे बढ़े, आइए दूसरा नंबर जरा टाइप देखिएगा। देखिए दूसरा नंबर टाइप में कहता है, ये आप रेशियो से ही बनाते आ रहे हैं, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं का अनुपात 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में है, जबकि त्रिभुज का परिमाप 104 है, तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई निकालिए। भुजा में अनुपात 1/2, 1/3, 1/4, याद कीजिए, फ्रेश किया जाए इसको, 2, 3, 4 कैल्सियम लेते थे, तो ये 12 अर्थात 6, ये 4 और ये 3। किताब कहा परिमाप 104 है, हमने कहा परिमाप का मतलब पूरी बाउंड्री की लंबाई, यानी तीनों भुजाओं का योग, तो 6, 4, 10, 3, 13, ठीक। आगे कहा सबसे छोटी भुजा की लंबाई निकालिए, 8 या 24 के बराबर होगी। नोट कीजिए। हो गए, आइए जरा तीसरा नंबर जरा टाइप। तीसरा में कहता है कि एक त्रिकोणीय पार्क की भुजाएं 60, 112, 164। इसमें नोटिस कीजिए, शायद ये इसमें ट्रिपलेट लग रहा है जी, नहीं लगेंगे तो हीरोज फार्मूला चलेंगे। कहा कि ये त्रिभुज त्रिकोणीय मतलब 3 कोण वाले पार्क, 3 कोण तभी होगा जब ये त्रिभुज बनेंगे, और इसकी भुजाएं जो है एक 60 है, 112 है और एक 164 है। इसके बाद कहा है कि इसमें 8 रुपये 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से उसे समतल कराने का खर्च क्या होंगे, यानी कुछ क्वेश्चन खर्च उससे रिलेटेड होंगे। अब ये देखिए कि 2 तरह का खर्च, या तो घेरा लगाने का अगर रहेगा इसका बाउंड्री से मतलब होगा, समतल अगर कराइएगा तो इसका एरिया से मतलब होगा। अब जरा सोचिए, पूरा क्वेश्चन एरिया पर डिपेंड है। अगर आप एरिया निकालते हैं और आपको पता चल जाएगा कि इतना मीटर स्क्वायर एरिया होगा, तो खर्चा दिया हुआ 1 मीटर स्क्वायर में 8.5 रुपया, वर्ग मीटर का मतलब हुआ मीटर स्क्वायर। कभी कभी कुछ क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है कि सर ये एरिया है कि ये वॉल्यूम है, तो देखिएगा कि अगर एरिया रहेगा तो उसका जो यूनिट होगा वो स्क्वायर में रहेंगे, वर्ग मीटर। अगर वॉल्यूम रहेगा तो वहां पर क्या लिखेगा, घन मीटर, मीटर क्यूब लिखेंगे। अब इसमें कहा गया कि कीमत लगाई, तो सबसे पहले इसका हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। आइए अगर ट्रिपलेट नहीं सेट होता है तो हीरोज फार्मूला लगाने की कोशिश किया जाए। हीरोज लगाइएगा तो सभी पहले इसका मान निकालना पड़ेगा, 112 प्लस 164 एंड प्लस 60 बटा कितना करना पड़ेगा, 2। इसी को कीजिएगा, 4 और 2 6, 6 6 12 और 1 13, 1 2 3 बटा 2, यानी 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अठी 16, यानी 168। अब त्रिभुज का अगर आप क्षेत्रफल निकालिएगा हीरोज फार्मूला के आधार पर, तो एस इंटू एस का मान 168, एस माइनस ए 168 में से 64 चला जाएगा 4, एस माइनस बी यानी 168 में से 112, ये 6 56 56 ही 9 है जी, देख लीजिए लेस करके 56 ही आएंगे ना। यहाँ अगर कहा जाए 108, अब अगर यहाँ पर अगर तोड़ते हैं इसको है, ये देखिए 4 से अगर इसको तोड़िएगा तो 4 चक 16 एंड 4 दूनी 8, ये रह दीजिए। ये कहा जाए तो 7 8 56, ये अगर कहा जाए तो 12 गुने 9। अब यहाँ से कुछ पेयर होगा उसको निकाल लिया जाए, ये डबल 4 है, एक 4 आपका निकलेगा। एक देखिए 8 दूनी 16, इसका भी मान कितना हो जाएंगे 4, अच्छा ठीक है निकल गया तो निकाल दीजिए, रह दीजिए। 7 इसमें रहेंगे, लीजिए क्या हुआ जी, अरे हमको लगा 2 है, 42 है बाबू। अरे तो फिर तो यहाँ डबल 4 है, ऐसे भी कर दिए। देखो जी 4 नहीं है, 42 है, इधर से 2 नहीं है, 42 है। देखिएगा 4 8 चौ 32, यहाँ पर ऐसे सच्चा का 42, इसको आप कर सकते हैं। पहला क्या निकलेगा 7 आपका, इसके बाद देखा जाए ये सच्चा 42, 7 निकल गया आपका। आगे कहा जाए 8 चौ 32, 32 दूनी 64, 64 का मतलब 8, यहाँ 3 बचेंगे, 12 तिया 36, 36 का मतलब 6, 9 का वर्गमूल 3। अब खर्चा कहा जाए तो खर्चा कहा है 8.5 रुपये, गुना किया जाए, ये आपका आंसर हो जाए। नोट कीजिए,
देख लीजिएगा यहाँ पर, और कुछ बचा नहीं ना है। मिटा दें। आइए जरा चौथा नंबर टाइप देखिएगा। देखिए चौथा नंबर टाइप बताता है कि त्रिभुज ADE में DAB पर एक बिंदु है। ADE में DAB पर बिंदु है। ADE अच्छा नहीं लग रहा। देखिए त्रिभुज ABC में देखा जाए, कहा कि इन a triangle ABCD is a point on AB and E is point of CD and such that area of ADE and triangle AEC और एक PDE, इसका जो क्षेत्रफल जो दिया हुआ है अलग अलग, ये कॉमा दे दीजिएगा बाबू। 15 है, 36 है और 9 है, तो कहा फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। सबसे पहले देखिए इस तरह का क्वेश्चन में अब फिगर थोड़ा थोड़ा बनाइए और कुछ ज्यामिति लगेंगे, पॉइंट उसको ध्यान देखिएगा। ABC एक ट्रायंगल है, इसमें कहा गया कि D जो है पॉइंट AB पर है, यहाँ पर एक डी है, और उसके बाद कहता है ई जो पॉइंट है वो CD पर है। CD आपका लीजिए, CD तो है भी नहीं, ई पॉइंट CD, अच्छा CD यहां से मिलाने से। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक ई पॉइंट है, कहता है कि CD पर है, सच दैट इस तरह से है कि आगे कहा ADE। ये देखिए ADE का मतलब है, इसको आपको मिलाइएगा तो ADE तैयार हो गया। और उसके बाद कहता है AEC, ये वाला आपका AEC हो जाएगा। इसके बाद एक आपके पास है AEC हो गया। एक BDE, ये देखा जाए BDE1, BDE, ADE, ACE सब तो आ गया। निकालना है आपको DEC, DE, अरे ये तो होगा ही नहीं, गलती हो जाएगा जी, DEC संभव नहीं है। अच्छा फिर से देखते हैं, ADE तैयार हो गया, ये हो सकता है DEC कर दे इसको, BEC ये हो सकता है, सुधार लीजिएगा यहाँ पे BEC, DEC स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, कहाँ से निकलेगा। आइए देखा जाए इसमें एरिया क्या क्या है उसको जरा सोचिएगा। पहला ADE का मान जो है 15 है, ADE ये 15 दिया हुआ है आपका। एक है AEC, ये है जो 36 है। इसके बाद एक है आपका BDE जो है 9 है, BDE ये 9 दिया हुआ है। और क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ BEC का मान क्या हो। अच्छा एक पॉइंट आपके पास था, याद कीजिएगा, चर्चा हो चुका है इसका, कि अगर हम किसी भी त्रिभुज में, चलिए ध्यान दीजिए, किसी भी त्रिभुज में अगर हम एक भुजा पर एक बिंदु दें और इस बिंदु को अगर हम वर्टेक्स से मिला दें, तो चर्चा हुआ इसका क्षेत्रफल जो होगा इसके भुजाओं के अनुपात में होगा। यहाँ भी देखा जाए कि इन दोनों का क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसका अगर इन दोनों में अनुपात लाएंगे, 5 तिया 15 एंड 12 तिया 36, ये 5 अनुपात 12, किसका अनुपात आया होगा? DE अनुपात इसी का, DE अनुपात इसी बराबर लिख सकते हैं 5 अनुपात 12। अब इसी को फिर से सोचिए कि अगर हम इस ट्रायंगल में आते हैं तो ये भुजा अगर होगा तो ये ई बिंदु जो होगा इसको वर्टेक्स से मिलाएंगे, तब कह सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल जो होगा उसका भी अनुपात DE अनुपात क्या होगा? इसी। अब बताइए इसी का क्षेत्रफल ये भी फॉलो करेगा, जबकि इसका क्षेत्रफल आपको पता है कितना दिया हुआ है 9, तो 9 का तुलना कितना से करेंगे और इसका एरिया निकालना होगा तो 12, यानी कटता तो काट सकते हैं 108/5, कटने वाला नहीं है, 20/25 100, 21 हाँ 21 बाकी 6, ये आंसर हो जाए 21.6 के बराबर। हो गए मिटा दे।
आइए 5 नंबर जरा देखते हैं। देखिए 5 में कहता है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10√3 दिया हुआ है तो क्षेत्रफल निकालना है। ऊंचाई नॉर्मल दिया हुआ ऊंचाई का मान जो है वो 10√3, आप फार्मूला भी लगा सकते हैं √3/2 इंटू भुजा, या कहीं कहीं फार्मूला आपको बताया गया था कि ऊंचाई और भुजा में जो अनुपात आप निकालिएगा H/√2, ऐसे ऐसे रेशियो में पहले से तैयार कर लीजिएगा, फार्मूला यही है। लेकिन थोड़ा सा अगर आप पहले से रेशियो की तरह तैयार कर लीजिए तो समय आपका बचेगा। जैसे अगर इसमें अगर कहा जाए तो ऊंचाई का मान दिया हुआ है 10√3, हम लोग ऊंचाई कहेंगे तो √3 के बराबर, भुजा अगर निकालना है तो 2 से गुना होगा, यानी भुजा 20 के बराबर होंगे। अब क्षेत्रफल आपसे पूछा है, क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा स्क्वायर यानी 20 गुने 20, अर्थात इसी को 4×5 = 20, 100√3 के बराबर होंगे। चलिए नोट कीजिए। हो गया? देखा जाए छठा नंबर जरा। देखिए छठा नंबर में कहता है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से भुजाओं पर लंबों की लंबाई ABC है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताया जाए। कल ही थ्योरी आया था ट्रायंगल में आपका कि यदि किसी भी त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में अगर इक्विलैटरल में चलते हैं और इसके अंदर एक बिंदु दे दिया जाए और यहाँ से सभी भुजाओं पर परपेंडिकुलर किया जाए, इसकी लंबाई A है, इसका लंबाई B बोला है, एक का लंबाई जो है C है। क्वेश्चन पूछा कि बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, जबकि त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए आपको भुजा चाहिए, और यही चीज आपको बताया गया था कि भुजा और P1 P2 देखिए तो कहीं पर है बताया हुआ आपका। अनुपात बोल दीजिए, याद तो है नहीं हमको, अनुपात जरा बोल दीजिए। 2:√3। ये देखिए संबंध आपको बताया गया था, ये सब याद रखिए, डायरेक्ट तेजी से आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये आपका P1 P2 P3 क्या था, तो लंबों की लंबाई का योग। यहाँ पर कभी कभी न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा, कभी कभी अल्फाबेट रहेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ से जोड़िएगा तो तीनों लंबों की लंबाई का योग A + B + C हम लोग कहेंगे तो √3। इसके सहारे अगर आप भुजा निकालिएगा तो ये भुजा होगी आपका। अब क्षेत्रफल अगर कहेगा तो इसी को प्लानिंग कीजिए क्षेत्रफल निकालने के लिए। क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा है तो √3/4 भुजा स्क्वायर होता है, तो √3/4 इसको लिख देते हैं, और ये अपने आप में क्या बना हुआ है, भुजा। इसको स्क्वायर कर देंगे तो बताइए फार्मूला होगा कि नहीं, √3/4 भुजा स्क्वायर। डील हो जाएंगे। मिटाए कल क्लास लीजिएगा 8:30 बजे को। तुम ही लोग के लिए टाइम किसी बैच को नहीं दिया है, पूरा टाइम खत्म हो जाएगा ना, फिर सोमवार को पूछताछ हो जाएगा। कोई बैच को नहीं दिया, 7:30 वाला मांगा उसको भी नहीं दिए, 9 वाला को नहीं दिए। कल आइएगा 8:30 से, नहीं 9 बजे से, 9 बजे से कहिएगा, 9 बजे से रख देंगे। 9 बजे से आइएगा, नहीं 6 बजे नहीं, 10 बजे से क्लास है मेरा, एक क्लास है, 10 बजे के पहले आप आ जाइए। 9 बजे आइएगा तो 1 घंटा मिलेगा, 8:30 बजे आइएगा 1.5 घंटा मिलेगा, 8 बजे आइएगा 1.25 घंटा मिलेगा। बोलिए जैसा बोलिए। 10 बजे नहीं बाबू, 10 बजे किसी का बैच हो चुका है। 8 बजे कहिएगा, 8 बजे भी आ सकते। मतलब कल आने का किसको किसको मन है, हाथ उठाइएगा जरा कृपया करके। आने का तो है मन, बहुत लोग का मन है। हाँ आने वाला, आप जाने वाला थे 8:30 से है, 8:30। अच्छा 9 बजे कितने लोग, हाथ उठाइएगा जरा। 9 बजे, 9 बजे, 9 बजे नहीं है, नहीं 9 बजे, 8:30, 8:30। ए तुम 2 हाथ उठा ले, 8:30 या 9, जल्दी बोलो भाई। क्या गो टाइप है, देखिए तो 35 गो है, 44 गो। कल आते तो घिंचा जाएगा, अच्छा घिंचा जाएगा। रहने दे, ठीक है जाओ आराम करो, आराम करो।